नमस्कार। हमारा आज का लेक्चर नंबर है 5। ऑफिशियल लेक्चर नंबर है 196 और टॉपिक है हमारा हिंदू लॉ। हिंदू लॉ में आज जो हम आपके लिए प्रश्न लाए हैं वो है हिंदू विवाह अधिनियम के अंदर वैवाहिक अनुतोष क्या क्या है और दाम्पत्य अधिकारों की प्रत्यास्थापना पर प्रकाश डालें। ये प्रश्न है आपके लिए, बताएंगे हम इसका उत्तर एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। व्हाट रेमेडीज आर अवेलेबल फॉर ए मैरिड पर्सन? एक्सप्लेन restitution of conjugal right defined in Hindu Marriage Act. This is the question. The topic is एक्ट के अंदर वैवाहिक रेमेडीज क्या क्या हैं। एक आदमी ने विवाह कर लिया, कुछ परेशानी आ गई है, नहीं चल रहा जिंदगी, डिफिकल्टीज है, कैसे दूर करें। तो उसके लिए जो इसमें रेमेडीज दी गई हैं उन पे हम फोकस करते हैं। आपको 4 प्रकार के अधिकार देता है ये एक्ट। सबसे पहले दाम्पत्य अधिकारों की प्रत्यास्थापना, इंग्लिश में कहेंगे रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट। दूसरा न्यायिक पृथक्करण, जुडिशियल सेपरेशन। तीसरा विवाह की अकृतता, मीन्स नील मैरिज, नल एनएल भी बोल देते हैं, अकृत मैरिज, अकृत मैरिज। वाइडेबल एंड वॉइड मैरिज को एक्सप्लेन करेगा ये सेक्शन। चौथा होता है जिसे बहुत अच्छी तरीके से पहचाना जाता है, वर्ड है डाइवोर्स, लेकिन हिंदी में अंग्रेजी में हिंदी में डाइवोर्स नहीं कहते इसको, बल्कि कहते हैं विवाह विच्छेद, क्योंकि डाइवोर्स हिंदी वर्ड नहीं है। न्यायिक पृथक्करण और विवाह विच्छेद, इन दोनों में बहुत अंतर है। जब समझाया जाएगा तो आपको समझ में आएगा क्या है। तो ये 4 प्रकार की रेमेडीज एक शादी में अवेलेबल होती हैं। शादी होने के बाद जब शादी नहीं निभती है, नहीं निभा सकते दोनों पार्टनर, तो उनको ये रेमेडीज अवेलेबल हैं एक्ट के मुताबिक। अलग अलग सेक्शन है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 9 और 13। 10 इतना रेस्पॉन्स वो नहीं है, लेकिन 9 और 13 ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 9 क्या कहता है? सबसे पहले हम समझें शादी के अर्थ को। पति पत्नी एक साथ रहेंगे, सहजीवन व्यतीत करेंगे, एक दूसरे को सुख प्राप्त कराएंगे। पति पत्नी एक साथ रहेंगे, आपस में सहजीवन व्यतीत करेंगे, एक दूसरे का सुख प्राप्त करेंगे, अर्थात एक दूसरे के सुख दुख में शामिल रहेंगे, एक दूसरे को सर्व करेंगे। ये शादी का ऑब्जेक्ट है या शादी का अर्थ है। जब तक ये सब चलता रहता है, आपस में रहते हैं, आपस में सहवास करते हैं, या हिंदी में मैं कहता हूं सेक्स करते हैं, एक दूसरे की सेवा करते हैं, एक दूसरे की भरण पोषण करते हैं, एक दूसरे की जिम्मेदारी उठाते हैं, एक दूसरे के प्रति वफादारी रखते हैं, तब तक सब सही है, कुछ दिक्कत नहीं है। तब तक दाम्पत्य का मतलब भी है, दाम्पत्य वर्ड को यह है दाम्पत्य अधिकारों की प्रस्तावना, अर्थात ये दाम्पत्य अधिकार है कि पत्नी पति के साथ रहे, पति पत्नी के साथ रहे, एक दूसरे का भरण पोषण करें, खाना खाने पीने की व्यवस्था करें, सुख दुख में काम आए और शारीरिक लाभ उठाएं, सेक्स वगैरह में एक दूसरे को पार्टिसिपेट करें। मैरिज का
जरूरी भी इसलिए, ये मैं शुद्ध हिंदी में कह रहा हूं, लोग शुद्ध हिंदी में नहीं कहते। अब दिक्कत कहां होती है कि जब सेक्शन 9 की आवश्यकता पड़ती है। दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन, रेमेडीज की आवश्यकता कहां पड़ती है। पहले शादी को समझा, शादी के अर्थ को समझा हमने। अब क्वेश्चन आता है कि इसकी जरूरत क्या पड़ रही भाई, कॉज ऑफ एक्शन कैसे आए, व्हाट इज कॉज ऑफ एक्शन। देखिए, ये सिविल प्रोसीडिंग्स हैं, ये क्रिमिनल प्रोसीजर नहीं है, दिस इज ए सिविल प्रोसीडिंग्स। इनमें मुकदमा डलता है, अर्थात सूट डलता है, वाद डलता है, प्लेंट डलती है, सीपीसी के मुताबिक प्लेंट की ड्राफ्टिंग होती है, कॉज ऑफ एक्शन लिखा जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, भले वो नॉमिनल होता हो, 21 रुपए 50 पैसे का हो, अनुतोष मांगे जाते हैं। क्या अनुतोष मांगे जाते हैं? तो ये एक प्रकार की सिविल रेमेडी है, क्रिमिनल नहीं है, ये आप निश्चित मान के चलो। अब इसमें इंपॉर्टेंट है कॉज ऑफ एक्शन। तो जब ये काम जो बताए गए हैं शादी के, दोनों में से कोई भी पार्टनर, लड़का हो या लड़की हो, अर्थात पति हो या पत्नी हो, यहां पति पत्नी वर्ड यूज करें तो ज्यादा अच्छा है, उपरोक्त बताए हुए शादी की आवश्यकताओं की पूर्ति ना करते हो, उन नियमों पर ना चलते हो जो शादी के लिए आवश्यक हैं, तब यह माना जाता है कि वो कॉज ऑफ एक्शन कर रहे हैं। अब कॉज ऑफ एक्शन को जरा सा हिंदी में और सरल कर देता हूं। लेकिन जब पक्षकार बिना उचित कारण सहवास त्याग कर दें या अलग कर लें, पति पत्नी मीन्स दे मस्ट reside in one house jointly when they started sleeping separately, यहीं से कॉज ऑफ एक्शन चालू होता है। बीमारी आ गई, अजारी आ गई, दैट इज नॉट मैटर। कॉज ऑफ एक्शन वो बीमारी है, बीमारी की बात नहीं चली। जब सब कुछ नॉर्मल है और जब वो एक दूसरे का सहवास छोड़ दे बिना कारण के, या जो कारण उनके हैं वो उन्हें पता होगा, रहना अलग कर दें, तब कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है। 9 मिनट हो गए, जरा सा 2 लाइन भी एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम चला जाता है। जब ये ऐसा करने लगे, लड़की अपने पति को छोड़कर घर भाग जाए अपने, या पति घर छोड़कर दूसरी जगह रहने लगे, तब ये सेक्शन 9 दोनों को ये राइट देता है, पत्नी को भी पति को भी, कि वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का मुकदमा डाल सकते हैं। जिला न्यायालय में याचिका दाखिल कर सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं जिला न्यायालय में। वह पक्षकार जो व्यथित है, अर्थात जो एग्रीव्ड है, वो इस एप्लीकेशन को, इस प्लेंट को, वाद को दायर कर सकता है। आगे क्या है इसको, लेकिन मैं एक बात बताता हूं, इसको अधिकतर आदमी डालते, मैंने किसी औरत को डालते हुए देखा नहीं। लेकिन यहां ये भी बात मैं बताऊं आपको, कितने कुछ इतने मक्कार होते हैं कि औरत को बुरा साबित करने के लिए कि जनाब ये नालायक है, यूं ही रहना नहीं चाहती है, उसे खर्चा ना देना पड़े,
इस तरीके के छूटे वैक्सीसियस वो रखना नहीं चाहते, लेकिन दिखावे के लिए कि जनाब हम तो रखना चाहते हैं और ये रहना नहीं चाहती, इस तरीके के बाद भी वो डालते हैं। तो वो ऐसे आदमी रेमेडी मांगते हैं। अब आते हैं तो कोर्ट यदि सेटिस्फाई हो जाती है कि हाँ भाई वास्तव में जो है आदमी के साथ औरत ने बड़ा अन्याय कर दिया है, या औरत के साथ आदमी ने बड़ा अन्याय कर दिया है, तो कोर्ट ऐसा ऑर्डर कर सकती है कि भाई आप जाओ और इसके साथ रहो। ये ऑर्डर इस प्लेन पर मिल सकता है। अब जरा सा आगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें बतानी है ना, एक से एक बात होने चलेगी। अब क्वेश्चन अराइज होता है बर्डन ऑफ प्रूफ का। मैं ये कह रहा हूं कि मेरी पत्नी मुझे छोड़ के बिना कारण के चली गई, मैंने मुकदमा डाल दिया, तो पत्नी को बुलाया जाएगा, नेचुरल सी बात है। वो आके बताएगी कि क्यों नहीं रहना चाहती। तो आपको तो सिर्फ इतना ही बताना है कि वो छोड़ के चली गई जी बिना कारण के, लेकिन उसके ऊपर बर्डन है जब वो ये कहेगी कि नहीं मैं नहीं रहना चाहती, तो क्यों नहीं रहना चाहती, तो ये बर्डन प्रूफ उस पर जाएगा। विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 क्या कहता है, जरा सा सुनिए। प्रश्न यह है कि क्या सहचार्य छोड़ने का युक्तियुक्त कारण है। वहां युक्तियुक्त कारण साबित करने का भार उस पर होगा जिसने सहचार्य से प्रत्याहरण किया है, अर्थात जिसने सहचार्य छोड़ा है। तो अब लेडी पे बर्डन ऑफ प्रूफ आ गया। शी शुड एक्सप्लेन व्हाई शी लेफ्ट द कंपनी ऑफ हर हस्बैंड। यदि हस्बैंड ने छोड़ी है कंपनी तो हस्बैंड शुड एक्सप्लेन। तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में बात करता है कि किस पर बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा, अर्थात जिनने साथ छोड़ा। नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेक्शन। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑब्जेक्ट सुनना आप। न्यायालय को यह प्रयत्न करना चाहिए कि वो दोनों में समझौता कराए और समझाकर ऐसा अवसर प्रदान करे दोनों पार्टीज को बुला के कि उनमें कंप्रोमाइज हो जाए। पहली बात, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, उनमें जो ये सेपरेशन की भावना डेवलप हो गई है, एक दूसरे से अलगाव की, उसे खत्म करने की कोशिश करे न्यायालय, अर्थात पास बुलवावे, रुकवावे ना, चलो चले जाओ घर पे रहो अपनी मियां बीवी की तरह। जब पति अपनी पत्नी की वापसी चाहता है या पत्नी अपने पति की वापसी चाहती है, तो वो न्यायालय से हेल्प की रिक्वेस्ट करती है, अर्थात न्यायालय से वो चाहती है कि न्यायालय मीडिएशन कर दे। मत समझो मीडिएशन वर्ड मतलब हेल्प कर दे, तो शायद न्यायालय का हेल्प से ही प्रॉब्लम सुधर जाता है। दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 9। अब क्वेश्चन ही आता है, जो मना करता है, जो मना करता है उसको ये कारण दिखाने होंगे कि वो क्यों नहीं रहना चाहता। वो क्या कारण हो सकते हैं, देखिए डेवलप तो आप कर लेना अपने आप से, क्योंकि क्वेश्चन कई बार होता है ना, प्रश्न दीर्घकालीन आ गया, शॉर्ट क्वेश्चन आ गया। अगर हम डेवलप करेंगे तो डेवलप में भैया किसी किताब में 50 पेज लिख रखे हैं, किसी में 25, और एग्जामिनेशन में
आदमी को एक क्वेश्चन करने के लिए जैसे 3 घंटे का पेपर होता है लॉ के, तो मैं नहीं समझता 5-4 पेज लिखने होते हैं। और जितना मैं बताता हूं उतने में अगर लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे और 5-4 पन्ने भी लिखना बतेरा होता है। देखिए, आप लाख बात लिखो, लाख कहानी लिखो, लेकिन मतलब की ना लिखो। अब मैंने उद्देश्य बताया, ये उद्देश्य लिख दो, आपका काम हो गया। बर्डन ऑफ प्रूफ बताया, लिख दिया। रेमेडी डेफिनेशन बताई विभा की, हो गया काम। और पीछे कॉज ऑफ एक्शन बताया, कॉज ऑफ एक्शन हो गया। रेमेडी बताई, चला जासी बातें 4-4 लाइन में लिखो, काम हो जाएगा। लेकिन सॉलिड लिखो ना। देखिए, जो एग्जामिनर होता है ना, उसकी एक्सपीरियंस इतना होता है, वो जरा देर में उतार लेता क्या लिखा लौंडे ने। वो तो आपको पास इसलिए कर देते, चल यार धक्का दे दे, आगे सीख जाएगा कुछ। पता उसे सब है कि कौन कितने पानी में तैर रहा। बस ये फर्स्ट क्लास ना देगा, सेकंड कर देगा, सेकंड कर देगा आपको। फर्स्ट उसे ही देगा जो लिखेगा कुछ, लिखेगा भी कहानी नहीं, जानदार बात, वैल्यूबल। अभी 5 कंडीशंस, जरा 5 या 10 कंडीशंस है, मैं आपको बता रहा हूं। एक पत्नी अपने पति से कब रहने से मना कर सकती है? एक पत्नी पे मुकदमा डाला, अब तुम्हें WS दाखिल करना ना, आप कोर्ट में बताओगे ना, लड़की भी आएगी, बताएगी भाई क्या कारण है। तो कब रहने से मना कर सकती है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए रेस्टिट्यूशन कंजुगल राइट में। एक औरत किसी भी आदमी के साथ, एक औरत अपने पति के साथ रहने से निम्न आधारों पर मना कर सकती है। नंबर 1, पति क्रूरता करता है, परिवार के अंदर तानाकसी होती है, दहेज वगैरह के लिए लांछन लगाए जाते हैं, ये कहलाती है क्रूरता। तेरी रोटी जली हुई है, तू कुछ नहीं जानती, तू कंगले घर से आई है, दैट इज कॉल्ड क्रूरल्टी। मारपीट ही क्रूरल्टी नहीं है। क्रूरल्टी मानसिक भी हो सकती है, क्रूरल्टी शारीरिक भी हो सकती है। और मानसिक क्रूरल्टी डेंजरस होती है, ज्यादा खतरनाक होती है। दूसरा, पति पर स्त्रीगामी है, अर्थात दूसरी औरतों से भी संबंध रखता है, तब भी पत्नी ऐसे पति को छोड़ने के अधिकार नहीं है। फिर वो रेस्टिट्यूशन कंजुगल राइट काबिल नहीं है आदमी। अभद्र व्यवहार करता है, बदतमीजी करता है घर में आते के साथ ही। अभद्रता बहुत प्रकार की हो सकती है, इग्नोरिंग करना भी अभद्रता ही है, बदतमीजी करना, टोंटबाजी, ये सब अभद्रता ही है। अत्याधिक मदिरापान करता है, सुबह से शाम तक शराब के नशे में डूबा रहता है, घर के सामान चुराता है, सामान ले जाता है, पैसा कमाता है, सारा फूक आता है, अत्याधिक मदिरापान करता है, तो भी कारण है। मानसिक रूप से विकृचित है और हिंसक है, अटैक कर देता है पत्नी पे, इतना वॉयलेंट हो जाता है। 5 कंडीशन, 6वीं और 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं और भी इंपॉर्टेंट है। इस बात का करार कर लेता है, किसी से कहता है कि मैं तो अब इस औरत के साथ रहूंगा ही नहीं, फिर क्या करेगी औरत रह के? ऐसा करार कर लेता है, औरत मना कर सकती है। भोजन नहीं देता पत्नी को, 7वीं कंडीशन, खाना खर्चा नहीं देता, मारपीट करता है, ये भी रीजन हो सकता है अलग रहने का। 8वां,
औरत से कहता है कि तू दुष्चरित्र है, तू लांछन है, तू दूसरे आदमी से लगी हुई है। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम में भी ये कंडीशन है, ये वाली कंडीशन जो मैं बता रहा हूं। अगर कोई आदमी किसी औरत पे ये लांछन लगाता है कि तू दुष्चरित्र है, तो उसे खुला लेने का अधिकार है। चलो हम मुस्लिम लॉ की बात नहीं करते, लेकिन याद आगे तो बतानी पड़ती है। अर्थात दुष्चरित्र होने का औरत पर लांछन, किसी औरत को अगर वो अच्छी है और आप उस पर दुष्चरित्र का लांछन लगाओ, कितनी गलत बात है। ऐसा लांछन लगाता है तो ये भी गलत है। बिना उचित कारण के पति या पत्नी आपसी समागम से इंकार करते हैं। मैंने आपको बोला था ना, उचित कारण। उचित कारण तो कोई बात नहीं है, उचित कारण है बीमारी है, आजारी है, सुख है, दुख है, चले। लेकिन आप अननेसेसरी विदाउट एनी रीजन एंड कॉज डिक्लाइन फॉर रिलेशनशिप, you can understand the meaning of relationship. My meaning here is physical relationship between husband and wife. If a lady refuse to, or husband refuse to for it, जहां इस तरीके से दोनों में से कोई भी करता है, ये आधार बता रहा हूं मैं आपको, ये हस्बैंड भी यूज कर सकता है और कॉमन भी है, ये दोनों यूज कर सकते हैं। लेकिन ये अधिकतर पत्नी के लिए है, अधिकतर पत्नी ही जाती है। पति के तो बहुत कम, मैंने तो कभी किससे देखे नहीं कि किसी औरत ने डाला हो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का मुकदमा, आज तक नहीं नोट किया मैंने। ये तो आदमी को लगे, बस लड़ने की भी हुड़क आदमी को लगेगी, सबसे ज्यादा औरत से लड़ेगा, और जब वो चली जाएगी तो बुलाने की भी, आ जाओ अब मैंने गुस्सा हो गया, चलो छोड़ो। 80% मामले जो मैंने अपनी, क्या 80 क्या, मैं तो 90 क्या 99.99 की बात कर रहा हूं आपसे। चलिए 10वीं बात करते हैं। ये पति यूज कर सकता है, ये वाला जो बताने जा रहा हूं मैं, अत्यधिक खर्चीला स्वभाव जो दूसरा पक्षकार बियर न कर सके, इसको हस्बैंड यूज कर सकता है। आदमी की कमाई जो है, पति की कमाई तो है 50,000 रुपए महीना, और औरत उड़ावे 60,000 रुपए महीना। अब फिर कहेगा कि मैं रहती नहीं तेरे पास, ये नहीं चलेगा। तो अत्यधिक खर्चीला स्वभाव जो जिससे दूसरा पक्षकार बियर ना कर सके, ये भी एक आधार है। तो ये मैंने आपको रेस्ट्रिक्टिव कंजुगल राइट, 24 मिनट तो लगे मुझे, लेकिन मैंने रेस्ट्रिक्टिव और कंजुगल राइट आपको समझाने की कोशिश की। दोबारा से 6 मिनट है मेरे पे, मैं एक बार रिपीट और करता हूं। 4 प्रकार की रेमेडी, देखिए समझाने में टाइम लगता है, रिपीटिशन में तो 2 मिनट लगते हैं। 4 प्रकार की रेमेडी हिंदू मैरिज एक्ट हमको देता है एक पति पत्नी को। सबसे पहले सेक्शन 9 की रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की, दूसरी सेक्शन 10 में जुडिशियल सेपरेशन की, तीसरी विवाह की अकृतता की, और चौथी डाइवोर्स की सेक्शन 13 में। 4 रेमेडीज हमें अवेलेबल है। विवाह का मतलब है एक दूसरे के साथ रहो, बालक बच्चे बनाओ, रात को आराम से सो, एक दूसरे की सेवा करो, सुख दुख में काम हो। कॉज ऑफ एक्शन, जब इस कामों को करने से आदमी मना करते तो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाता है। रिमेडी है कि जज साहब दोनों पार्टीज को सुनने के बाद, बहसे लेने के बाद में ये ऑर्डर कर सकते हैं कि भाई एक साथ रहो। बर्डन ऑफ प्रूफ उस आदमी पे जाता है जो जानबूझकर रहने से, पति पत्नी के संबंध कायम न रखने से मना करता है। उद्देश्य यह है कि जज साहब का, मजिस्ट्रेट साहब का इंटरफेरेंस करा लिया जाए सेक्शन 9 में, कि भाई कैसे ना कैसे घर बस जाए। क्योंकि हमारे यहां जो विवाह है ना, जन्म जन्मों का बंधन है, जन्म जन्मों का बंधन है।
कई बार इसे चाह के भी निभाना पड़ता है और मजबूरी में भी निभाना पड़ता है। मजबूरी में भी चले यार, जैसा भी हो गया अब तो है। हिंदू माइथोलॉजी है ना बॉस, कोई वो नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट है तोड़ दिया आपने। सामाजिक बंधन भी है। फिर ये वो कारण बताता है कि कब एक स्त्री अपने पति के साथ रहने से मना कर सकती है, या कब एक पति ऐसा कर सकता है। जैसा सेक्शन 10वीं मैंने 10 में बताया, अत्यधिक खर्चीली पत्नी है और पति छोड़ के भाग गया कि हमारा बीवी मेरे बस की नहीं है तेरा खर्चा उठाना। धारा 11 में शून्य विवाह आएगा और धारा 12 में शून्य करने विवाह आएगा, और धारा 13 में और 13B में विवाह विच्छेद के आधार होंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। धारा 11 शून्य विवाह बताऊंगा। तो ये भी विवाह है, ये शून्य करने विवाह, शून्य विवाह, शून्य करने विवाह और विवाह विच्छेद, ये भी विवाहों के इस प्रकार हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आगे जब मेरा टॉपिक चलेगा तो मैं आपको अगले टॉपिक में जुडिशियल सेपरेशन समझाऊंगा। तो सेक्शन 9 बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बहुत सारे केसेस फैमिलीज के अंदर आते हैं। तो आप सेक्शन 9 का स्ट्रेस दें, इसे किताब से भी पढ़ें, और जो मैंने ग्राउंड्स थी वो सारी की सारी मैंने 30 मिनट लेक्चर दिया। तो लेक्चर को समराइज करना तो 2 मिनट का काम होता है, लेकिन बात एक्सप्लेन इतनी करनी चाहिए कि जो सुनने वाला है अगर वो 25 मिनट सुन लेता है गौर से, रेल में बैठ के, ट्रेन में बैठ के, तो उसके जहन में बैठालने का ऑब्जेक्ट है हमारा। तो चलिए देखिए सर, एक बात बताऊं, हम लोगों ने तो जो लॉ है ना, नौकरी करते हुए सीखा है। जब स्टूडेंट थे 20-21 वर्ष के, तब सर्विस भी करते थे और पढ़ने भी जाते थे। लेकिन एक बात थी, क्लास रोज जाते थे, लेक्चरर के लेक्चर रोज सुनते थे। लेक्चरर क्योंकि वो रोज की रोज वही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो उनका एक्सपीरियंस हो जाता है। और हम लोगों का भी वही है कि ये सब एक्सपीरियंस की बातें हैं, हमें वैसे भी हमारे पता है, अभी जरा सी देर में बैठो 5 मिनट में हम पूरा इसका नक्शा खींच के जरा इधर में कर देंगे काम। लेकिन जब किसी को ये बातें समझानी पड़ती हैं तो फिर टाइम लगता है। हमारे लिए 5 मिनट है, लेकिन आपके जहन तक पहुंचाने के लिए हम अगर प्रयत्न नहीं करेंगे तो फिर ये आपके जहन में कभी नहीं पहुंचेंगे। तो ठीक है, नमस्कार, कोशिश की गई है समझाने की, कोई गलती हो तो भाई क्षमा करना।